वेलकम टू द चैनल सूजल क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सत्ता के नए केंद्र चैप्टर 3 क्लास 12 के फॉर बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सत्ता के नए केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने जाना 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया और पूरे विश्व युद्ध में उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। इस अध्याय में हम जानेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में, कुछ ऐसे क्षेत्रीय संगठन के बारे में जिससे अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य: सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र शीत युद्ध के बाद यूरोपीय संघ, आसियान और चीन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे थे। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। अमेरिका ने यूरोप के अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए 1948 में मार्शल योजना लाई थी। इस योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिससे कि पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिल सके। तो अमेरिका ने ये यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद देने के लिए ये मार्शल योजना लाए थे 1948 में। फिर जून 1989 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया और फरवरी 1992 में maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ। तो उसका आंसर है 1992। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आसियान क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्थापना क्या कब हुई थी इसकी और इसका उद्देश्य क्या था और सदस्य देशों के नाम। तो आसियान के बारे में ये एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया जो जो आसियान के बारे में ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं क्या क्या है आसियान के बारे में। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये लिखी हुई है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक सुरक्षा, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। इसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी आसियान देश हैं सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, अपनी सुरक्षा, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था उन सबको बढ़ाएंगे, ना कि एक दूसरे से लड़ने में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे हुई थी, जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। स्थापना के समय इसके केवल 5 सदस्य थे। इन 5 सदस्यों में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस थे। इसके बाद समय समय पर आसियान के सदस्य की संख्या में वृद्धि होती रही। आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक के अनुसार क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना है। इन आसियान का ये तो उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से इनको बढ़ाना, पर साथ के साथ इनके बीच में मेल मिलाप को भी बढ़ाना आसियान का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, सामान्य हित के मामलों में के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना। इसका ये भी उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना है। कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये सब उद्देश्य हैं आसियान के। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी हमने देख लिया, 8 अगस्त 1967। और इसके सदस्य में हम देख चुके हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है, आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ है, ध्यान रखना है हमें, और इनके उद्देश्य भी हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। तो आसियान का पहला जो स्तंभ है उसका नाम है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय।
दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। तीसरा है आर्थिक सामाजिक आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये हमने देख लिया कि इसके तीन स्तंभ है प्रमुख। इन इन तीनों के मतलब क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास। दूसरा है सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु। तीसरा है न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांतों का पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। चौथा है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामले पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। पांचवा उद्देश्य है इसका कृषि और उद्योगों के आर्थिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं के में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आर्थिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए। छठा है दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। सातवां है मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ घनिष्ठ और लाभदायक सहयोग बनाने के लिए। तो ये हमारे आसियान के प्रमुख स्तंभ हो गए और उनके उद्देश्य हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई और इसके उद्देश्य क्या थे। तो ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स क्या है पहले ये देखते हैं हम। ब्रिक्स जिसे उस समय ब्रिक के नाम से जाना जाता था की औपचारिक स्थापना वर्ष 2006 के जून माह में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। ये पूछ सकते हैं ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना के वक्त साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं था, इसलिए उसको ब्रिक बोलते थे। ब्रिक्स के अंदर साउथ अफ्रीका 2 दिसंबर 2010 में शामिल हुआ था। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए संक्षिप्त है। तो ब्रिक्स में शुरुआत में क्या थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया, तो उससे एस लगा इसके अंदर, इसलिए ब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ये भी पूछ सकते हैं, जो एमसीक्यू का क्वेश्चन या सीयू सेट का एग्जाम जो देना है उसके अंदर ये आ सकता है कि ब्रिक्स का आयोजन कब कब होता है। तो ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ध्यान रखना बच्चों। उद्देश्य, ब्रिक्स का उद्देश्य स्थायी, न्यायसंगत और विकास के लिए समूह तथा साथ साथ बाकी देशों में सहयोग को व्यापक स्तर को आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति को विकास को ध्यान में रखा जाए। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरे। तो ये सारे हमारे ब्रिक्स के उद्देश्य हैं, इन सबको भी ध्यान में रखना है आपको। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है या जो 6 नंबर में भी आता है, तो इसको आप डिफाइन करके लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठा क्वेश्चन। चालीस साल में कैसे चीन बना दुनिया का सबसे ताकतवर देश। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करा और इतनी जल्दी 40 वर्ष के अंदर यह इतना शक्तिशाली कैसे बना। तो चलो देखते हैं हम। शियाओपिंग ने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी उसके 2018 में 40 साल हो गए। जो 1978 में शियाओपिंग ने की थी अपनी आर्थिक क्रांति की शुरुआत, 2018 में उसको 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। डांग शियाओपिंग इसे चीन की दूसरी क्रांति कहते हैं। डांग शियाओपिंग ने इसको चीन की दूसरी क्रांति कहा है। इस आर्थिक सुधार के बाद ही चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत दस्तक दी। आज की तारीख में चीन दुनिया का वह देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा विदेश मुद्रा का भंडार है, 3.12 खरब डॉलर। डांग शियाओपिंग ने जब आर्थिक सुधारों को 1978 में शुरू किया तो चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा महज 1.8% था, जो 2017 में 18.2% हो गया। चीन अब न केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था है बल्कि वो अपने अतीत की उस ताकत की ओर बढ़ रहा है जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा 30% के आसपास होता था। चीन को ताकतवर बनाने के लिए 3 नेताओं का नाम लिया जाता है, माओ त्से तुंग, डांग शियाओपिंग और वर्तमान नेता शी जिनपिंग।
ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से 3 नेता हैं जिनको बोला जाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। तो क्या है, माओ से शालो और शी जिनपिंग और डांग श्याओपिंग। तो ये ध्यान रखना है आपको बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। श्याओपिंग शियाओपिंग की आर्थिक क्रांति के 40 सालों बाद एक बार फिर से चीन शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेता की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। शी जिनपिंग चीन की अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वैसे ही इतना मजबूत है, और भी सुपर पावर बनना चाहते हैं। इसके लिए शी जिनपिंग डांग श्याओपिंग की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को खोलना तथा और आर्थिक सुधार जैसे कदम शामिल हैं। चीन की आर्थिक सफलता का जो मॉडल है और वह जो कम्युनिस्ट राजनीति है उससे के बीच टकराव को भी स्थिति बनी। इससे जो ये हमारी कम्युनिस्ट राजनीति की वजह से उनके बीच में कभी कभी टकराव की स्थिति बन जाती है, पर फिर भी चीन ज़्यादा अपना ध्यान देता है मैन्युफैक्चरिंग पे और अपने बिजनेस को बढ़ाता है वो। तो जिस वजह से जब उसका बिजनेस बढ़ेगा तो उसकी जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो वो अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देता है। और उसके 3 जो नेता थे, श्याओपिंग, शी जिनपिंग और डांग श्याओपिंग, तो इनकी वजह से माओ ये आ सकती है। माओ की नेतृत्व की नीति, माओ की नीति बताओ तो 1978 वाली आपको बता देनी है, श्याओपिंग की नीति। तो ये सब आपको याद रखना है बच्चों, ये आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत इसराइल के संबंध के बारे में बताना है हमें यहाँ पे। तो भारत तथा इसराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाते हैं। पहला, 1992 तक भारत तथा इसराइल के मध्य किसी प्रकार का संबंध नहीं रहे। इसके मुख्यतः 2 कारण थे। पहला, भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था जो कि पूर्व सोवियत संघ का भी समर्थक था तथा दूसरे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की तरह इसराइल को मान्यता नहीं देता था। दूसरा मुख्य कारण, भारत फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक था। यहाँ तक कि 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन उनस्कोप नामक संगठन का निर्माण किया, परंतु 1989 में कश्मीर के विवाद तथा सोवियत संघ के पतन तथा पाकिस्तान के गैर कानूनी घुसपैठ के चलते राजनीति परिवेश में परिवर्तन आया और भारत ने अपनी सोच बदलते हुए इसराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया और 1992 से नया दौर आरंभ हुआ। तो ये देखना है हमें कि 1989 में जब कश्मीर में विवाद हुआ था ना, सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ था, 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया था, तो जब भारत और इसराइल का संबंध में शुरुआत आई। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पराजय के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही भारत और इसराइल के मध्य सहयोग बढ़ा और दोनों राजनीतिक दल की इस्लामी कट्टरपंथ के प्रति एक जैसे मानसिकता होने के कारण से और मध्य पूर्व में यहूदी समर्थक नीति की वजह से भारत और इसराइल के संबंध प्रगाढ़ हुए। आज इसराइल रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा सैनिक सहायक और निर्यातक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। एट क्वेश्चन को देखेंगे। हमें इसके अंदर रूस की विशेषताओं का वर्णन करना है हमें। तो चलो बच्चों देखते हैं यह रूस की क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता है एक परमाणु संपन्न देश है। दूसरी की तकनीक में विकसित होने के कारण इसके पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं। तीसरी, यह हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्यातक है। कुल रूसी हथियारों का निर्यात भारत का हिस्सा 25% है। जितना भी रूस अपना निर्यात करता है हथियारों का, इंडिया उसका 25% ले लेता है। ये ध्यान रखना है हमें। इनकी सेना ने आधुनिकीकरण की दिशा के प्रगति करना जारी रखा है। इसके पास दुनिया की चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। ये भी ध्यान रखना है हमें। इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। चलो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ के साथ वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो सारे बच्चे लाइक करें वीडियो को। देखते हैं चलो नौवां क्वेश्चन।
भारत को किन आधारों पर 21वीं सदी की एक उदीयमान शक्ति के माना जा सकता है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये लेटेस्ट उससे आता है, और दूसरी चीज़ कि जितने भी ये जैसे कि 21वीं सदी के पूछे हैं तो ये थोड़े अपडेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत आर्थिक क्षेत्र में प्रगति पर है, देश के लिए 21वीं सदी की एक वैश्विक महाशक्ति बनने की परिस्थितियां अनुकूल है। एक सेकंड बच्चों, अनुकूल है। उन्होंने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का रथ आगे बढ़ रहा है। जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल है विश्वविद्यालय, तो उसके अंदर कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का रथ आगे बढ़ रहा है और 21वीं सदी में देश के महाशक्ति बन जाने के सही कारण मौजूद हैं। उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि एवं विकास संबोधन में कहा है, भारत 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में आज़ादी के बाद 60 साल आगे है, 60 साल लगे। इसके बाद 2000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में महज 12 साल लगे। जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब बना 1000 डॉलर की तो उसको 60 साल लगे, बट जब बाद में वो 1000 से 2000 डॉलर की बना उसको कुल 12 साल लगे हैं। अब महज 5 साल में 2014 से 19 के दौरान यह 2000 अरब डॉलर से 3000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के जरिए कि ये देख सकते हैं कैसे इसकी स्पीड तेज हो रही है। पहले इसको लगे थे पूरे के पूरे 60 साल लगे, फिर उसको लगे क्या बोलते हैं 12 साल लगे, जब ये 2 अरब फिर 3 अरब होने की बस 5 साल लगे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि स्पीड भारत की अब मतलब बढ़ रही है पहले से ज़्यादा। जैसे पहले की जब देश आज़ाद हुआ था तो इनके पास इतना संसाधन नहीं थे कि ये विकास कर सकें, तो अब इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से। जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने देश को 2025 तक 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और हम सभी इसे पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्रृंगला ने कहा, भारत की वृद्धि उनकी बुनियाद पर आधारित है। हमें वृद्धि की गति को तेज करने के साथ ही वृद्धि, स्थिरता, टकराव तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल की है। हमने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ संसाधन ही संसाधन यूज़ करें, हमने हर जगह को देखा है कि जिससे लोगों का भला हो। हम जैसे कि टैक्सेस भी लेते हैं तो लोगों को वो भी देते हैं, सब्सिडीज़ भी देते हैं। तो सब कुछ देखते हुए हमने विकास किया है, ना कि चीन की तरह कि सीधा अंधाधुंध विकास करते रहे। हमने सामाजिक सामंजस्य, लोकतंत्र और कानून राज बनाए रखे हुए उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है। उन्होंने कहा है, कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष आय में असमानता की दिक्कतें रही हैं, लेकिन 1990 के बाद उदारीकरण को अपनाने से लेकर अब तक भारत लाखों लोगों की गरीबी रेखा से उभरने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत ने 2030 तक हर 2 में से एक परिवार मध्यवर्गीय हो जाने का अनुमान है। जैसे अभी गरीब लोग हैं, पर 2030 तक यह अनुमान है कि हर 2 में से एक परिवार मिडिल क्लास हो जाएगा, लोअर क्लास से मिडिल क्लास तक जाएगा। तब तक वैश्विक के वर्गीकरण के हिसाब से उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। उन्होंने कहा है, इसका मतलब हुआ कि 21वीं सदी के मध्य भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, एक ऐसा देश जिसकी कोई भी शक्ति नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी और जिसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक मूल्य श्रृंखला के जरिए दुनिया भर में उत्पाद बाजारों से आसानी से जुड़ जाएगी। क्योंकि अभी हम देखें जैसे भारत को, तो अभी इतना हमारा विकसित नहीं है। जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये लोग ऑलरेडी विकसित है, पर हम ग्रोइंग स्टेज पे चल रहे हैं। ये लोग ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, पर हम लोग अभी ग्रोइंग स्टेज पे हैं। पर हमारी जो गति है ना, वो काफ़ी तेज़ है। अब चाइना है, एक समय पे आके स्टैगनेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। पर जो भारत है वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे, तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा 2030 या 40 तक, या चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो बच्चों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ जज ना करें। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।